हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टोकार्पस के रिप्रोडक्शन के बारे में। ये बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी सेमेस्टर 1 का टॉपिक है और कई सारी रिक्वेस्ट आई थी कि एक्टोकार्पस का सर आपने रिप्रोडक्शन नहीं बताया है, तो रिप्रोडक्शन पे मैंने इसको डिटेल वीडियो को बनाया है। बाकी की दो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगी, तो बाकी वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देखिए, एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन जब भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब थोड़ा सा अलग है। टिपिकल तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ा सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा अलग से समझना पड़ेगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई भी इसमें मियोसिस नहीं मिलेगी और यहाँ पे कोई भी आपको फर्टिलाइजेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों ही स्टेप आपको एक साथ में देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे दो टाइप की स्पोरेंजिया आपको मिलती हैं। एक होती है यूनिलॉक्यूलर, यूनि का मतलब होता है सिंगल और लॉक्यूल का मतलब होता है चैम्बर। चैम्बर मतलब कमरा। ठीक है, तो यानी कि एक ही लॉक्यूल होगा और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और वो स्पोरेंजिया कहलाएगा। ठीक, और एक होता है प्लूरीलॉक्यूलर। प्लूरी का मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि बहुत सारी, लॉक्यूल मतलब चैम्बर। तो ऐसे स्पोरेंजिया होगी जिसमें बहुत सारे यहाँ पे चैम्बर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुत सारी सेल्स इसमें अंदर मिलेंगी और यहाँ पे क्या होगा, एक ही सेल होगी। ठीक है, तो प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया को हम न्यूट्रल स्पोरेंजिया भी कहते हैं। अब न्यूट्रल क्यों कहते हैं ये बाद में हम आपको टॉपिक में बताएंगे। सेक्सुअल प्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस टाइप का होता है और इसमें जो पार्ट प्ले करता है वो है प्लूरीलॉक्यूलर गैमीटेंजिया। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जब हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम स्पोरेंजिया वर्ड को यूज़ करेंगे और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम वहाँ पे गैमीटेंजिया वर्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पे जो पार्ट है वो क्या है, यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। तो हमें ध्यान देना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया की। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टोकार्पस है आपको ध्यान देना है शुरू से ही कि ये कैसा है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड यानी कि यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये जो एक एक्टोकार्पस का थैलस है उसकी एक ब्रांच है और इस ब्रांच में जो सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर 2n है, सभी सेल में होगा। तो इससे साइड में एक हमारी सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको सेल को हम बोलते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल। इनिशियल तब बोलते हैं जब वो पहली कोशिका होती है। ठीक है, यानी कि अब वो क्या है, एक रिप्रोडक्शन में पार्ट प्ले कर रही है ये वाली सेल और ये सेल सबसे पहली सेल है, इसीलिए हम इसको कहेंगे स्पोरेंजियल इनिशियल। इनिशियल मतलब पहली सेल। ठीक है, तो इस सेल में एक न्यूक्लियस है। अभी हम जानते हैं कि ये डिप्लॉयड प्लांट है, तो इसमें न्यूक्लियस में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद में क्या होता है, ये न्यूक्लियस में आगे डिवीज़न मिलता है और ये सेल भी डिवाइड करेगी और नीचे एक स्टॉक सेल का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, अब हमें स्टॉक सेल से मतलब नहीं है, स्टॉक सेल मतलब एक सेल जो इसके नीचे मिलेगी, जो इसकी बेसल सेल होगी, मतलब इसके नीचे साइड में एक कोशिका मिलेगी, वो स्टॉक सेल कहलाती है। उसका हेल्प होता है प्रोटेक्शन वगैरह में और मेन प्लांट से अटैचमेंट में। और बाकी जो सेल है वो हमारी मेन सेल होती है, मेन कोशिका होती है, उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं। अब जब डिवाइड हो जाएगा तो 1 2 3 4 यहाँ पे आपको 4 न्यूक्लियस दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो 4 होते हैं, तो आपने मियोसिस पढ़ा होगा। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, एक सेल होती है जो डिप्लॉयड होती है, उससे 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉइड यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 2n था और इनसे जब 4 सेल बनेंगी, 4 सेल्स बनती हैं, पहले तो 4 न्यूक्लियस बनेंगे, लेकिन अभी ये न्यूक्लियस सेल के अंदर ही हैं तो अभी हम इनको न्यूक्लियस कहेंगे। लेकिन अगर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। सेम केस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मियोसिस होती है और इसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजिया कैसी है, यूनिलॉक्यूलर है, यानी कि यहाँ पे एक ही लॉक्यूल है, एक ही सेल है, एक ही कमरा है, तो इसीलिए हम उसको कहेंगे यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। ठीक है,
तो ये जो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया है, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक रिडक्शन डिवीज़न मिल रहा है। रिडक्शन डिवीज़न यानी कि वहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिड्यूस कर गया है। रिड्यूस का मतलब कम हो गया है, ठीक है, कम होना। ठीक है, तो जब ये नंबर रिड्यूस करेगा तो ऐसे डिवीज़न को हम बोलेंगे रिडक्शन डिवीज़न, और उसको हम मेयोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद में यहाँ पे जो न्यूक्लियस होते हैं, वो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर ये न्यूक्लियस बाद में यहाँ पे बहुत सारे डिवीज़न करते हैं, और ये डिवीज़न नॉर्मल डिवीज़न होंगे, यानी कि यहाँ मियोसिस नहीं मिलेगा। फिर ये नॉर्मल माइटोसिस डिवीज़न होगा, और माइटोसिस के बाद में यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सभी न्यूक्लियस क्या करेंगे, ये इस स्पोरेंजिया को हमने बताया ना यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया बोलते हैं, और ये जो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं ये आगे जाके जू स्पोर में चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसको हम जू स्पोर क्यों कहते हैं, ये देखिए नॉर्मल स्पोर हैं, बस जू का मतलब होता है मोटाइल। ठीक है, मोटाइल का मतलब जो ऐसे स्पोर जो चलन होता है इसमें, ठीक है, यानी कि जो स्पोर मूव कर सकते हैं, मूवेबल स्पोर। ठीक है, मोबाइल स्पोर होते हैं, मूवेबल होते हैं, क्योंकि उनमें फ्लैजिला देखने को मिलता है। तो ये जो फ्लैजिला है यहाँ पे देखने को मिलेगा, फ्लैजिला मतलब बहुत सारे, दो को मिला के हम फ्लैजिला कहते हैं, सिंगल को हम कहेंगे फ्लैजिलम। तो यहाँ पे जो फ्लैजिला होता है वो लेटरल होता है, यानी कि साइड से निकला हुआ होता है। ठीक है, और दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं, एक होता है टेंसिल। टेंसिल का मतलब होता है जिसमें ये मैस्टिगोमर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी कि इस तरीके के इसके ऊपर मिलते हैं। और ये वाला देखिए स्मूथ है, इसको हम कहते हैं विप्लैश। ठीक है, तो ये वाला कैसा है, टेंसिल है, और ये वाला कैसा है, विप्लैश है। ठीक है, तो ये एक विप्लैश हो गया, टेंसिल हो गया, दो हैं, और ये कैसे हैं, लेटरल हैं। तो इस टाइप के ये हमारा क्या होगा, ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, ये जो जब यहाँ से फिर ये इसके अंदर की जितनी भी न्यूक्लियस हैं ये सभी देखिए हैप्लॉइड हैं, ज़ूस्पोर भी हैप्लॉइड है, और ये ज़ूस्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है। इसके बाद में इसका फ्लैजिला यहाँ से रिमूव हो जाएगा थोड़े टाइम बाद में, और ये ज़ूस्पोर जमीनेट करेगा। जमीनेट के बाद में ये फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा, और ये फिलामेंट क्या करेंगे, हैप्लॉइड एक्टोकार्पस थैलस का फॉर्मेशन करेंगे। ये वाला एक्टोकार्पस कैसा है, डिप्लॉइड है, और इससे जब बनेगा तो कैसा बनेगा, हैप्लॉइड। ये आपको ध्यान देना है, यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया के केस में हैप्लॉइड एक्टोकार्पस थैलस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हैप्लॉइड ही एक्टोकार्पस का थैलस बनेगा, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा नॉर्मल क्रोमोसोम के नंबर से। ठीक है, तो ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मिला। इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे जब हम पूरा लाइफ साइकिल को एक बार कंटिन्यूस देखेंगे। तो आप ध्यान रखिए, इसमें डिटेल में मैं देखता हूँ तो यहाँ पे हमारा एक सेल थी, उसके अंदर एक न्यूक्लियस था, वहाँ से क्या हुआ, फोर न्यूक्लियस बने, और वो फोर न्यूक्लियस आगे जाके डिवाइड करेंगे नॉर्मल। ये तो रिडक्शन डिवीजन था, यहाँ पे 2n था, ये सभी n नंबर में है, और ये आगे जाके डिवाइड करेंगे तो 32 से लेकर 64 तक हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है। ये उन सारे स्टेप्स को मैं डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी न्यूक्लियस क्या होंगे, जो जितने भी न्यूक्लियस हैं आप यहाँ पे अलग अलग जो देख रहे हैं न्यूक्लियस, ये सभी न्यूक्लियस आगे जाके एक यूनिन्यूक्लिएट जू स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, यानी इन सभी से एक एक जू स्पोर बनेगा। और जू स्पोर क्या होगा कि लगभग 25 से लेकर 50 दिन तक के बाद में, इनके फॉर्मेशन के बाद में, वो जी स्पोर यहाँ से डिस्चार्ज होगा, यानी कि यहाँ से वो निकल जाएगा और यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, रिलीज़ होगा तो जू स्पोर में क्या क्या मिलता है, जू स्पोर में एक क्रोमेटोफोर मिलेगा, यानी कि एक जू स्पोर के अंदर क्या मिलेगा, एक क्रोमेटोफोर होगा, एक आई स्पॉट होगा। ठीक है, और एक वो दो फ्लैजिला होंगे जो कैसे होंगे, लेटरल होंगे। ठीक है, और फ्लैजिला कैसा होता है, अनइक्वल, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, दोनों ही अलग अलग साइज में होंगे। एक होगा टेंसिल होगा और दूसरा होगा विप्लैश। जो टेंसिल होता है उसको प्लीरोनिमैटिक बोलते हैं, और पेंटोनिमैटिक टाइप का ये फ्लैजिला होगा, और विप्लैश जो होगा वो एक्रोनिमैटिक होगा। ठीक है, ये जो जू स्पोर होगा ये थोड़े टाइम तक मोटाइल रहेगा, यानी कि इसका फ्लैजिला बना रहेगा, और लगभग 30 मिनट के बाद में इसके फ्लैजिला यहाँ से हट जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, वो नीचे ज़मीन पे बैठ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो
उसमें जर्मिनेशन मिलेगा वो 2 से 3 घंटे में उसमें जर्मिनेशन बन जाता है और उसके बाद में हैप्लॉइड फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि पीछे आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। यहाँ पे आपने विद टाइम के हिसाब से उसको नोट कर लिया। ठीक। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसमें हम बात करेंगे प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया की। ठीक। तो ऐसे ही जैसे वहाँ पे स्पोरेंजियल इनिशियल बना था, यहाँ पे भी स्पोरेंजियल इनिशियल बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो स्पोरेंजियल इनिशियल होगा उसकी सेल्स में अंदर डिवीज़न मिलेगा और डिवीज़न के बाद में एक बहुत बड़ा स्पोरेंजियम बन जाएगा जिसमें बहुत सारे चैम्बर मिलेंगे, बहुत सारी सेल्स ऐसे मिलेंगी। तो इसमें बहुत सारी सेल्स मिलेंगी, इसीलिए हम इसको प्लूरीलॉक्यूलर यानी कि मल्टीपल चैम्बर वाला स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक। इसके स्पोरेंजिया में वही होगा कि एक एक जो न्यूक्लियस है वो एक एक हमारा ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ज़ूस्पोर सेम टाइप के होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कोई मियोसिस नहीं हुई है। ये सारा जो प्रोसीजर हुआ है, ये सारा जो प्रोसीजर है ये कैसा है, नॉर्मली माइटोसिस हुआ है। तो यहाँ पे जो ज़ूस्पोर्स होगा वो डिप्लॉयड ही होगा और एक्टोकार्पस का जो इसके जर्मिनेशन के बाद में जो एक्टोकार्पस का मेन थैलस बनेगा वो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा टिपिकल सिचुएशन नहीं है। तो अब इसकी डिटेल में हम समझते हैं कि जो सेल्स होती हैं, नंबर ऑफ प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया के अंदर जो जितनी सेल्स होती हैं तो लगभग 660 तक सेल्स होती हैं, कम या ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, स्पीसीज टू स्पीसीज वैसे भी वेरी करेंगी और नॉर्मल भी वेरी कर सकती हैं। और जो सेल्स होंगी वो सेल्स क्या बनाएंगी, बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर बनाएंगी। जूस्पोर सेम टाइप का होगा जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जूस्पोर थोड़े टाइम तक मोटाइल हो रहेगा और फिर उसके बाद में 3 से 5 घंटे बाद में वो क्या करेगा, जर्मिनेट हो जाएगा और सेम टाइप से जैसे उसका फ्लैजिला रिमूव हो जाएगा फिर उसके बाद जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करने के बाद में ये डिप्लॉयड एसेक्सुअल थैलस का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्या, जो प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया होता है यानी कि ये वाला जो स्पोरेंजिया होता है, ध्यान रखिएगा मैं स्पोरेंजिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट प्ले नहीं करता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, एक होती है डिप्लॉयड जनरेशन और एक होती है हैप्लॉयड जनरेशन। इसमें ऑल्टरनेशन चलता रहता है, मतलब एक के बाद एक ये ऐसे चलती रहती है। तो जो प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया होती है वो इतने तक ही सीमित रहती है, यानी कि डिप्लॉयड जनरेशन उसमें रहेगी, वो उसका हैप्लॉयड से कोई मतलब नहीं है। तो वो नॉर्मल ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है और वो किसी भी टाइप से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कोई भी अपना रोल नहीं दिखाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे 3 टाइप का देखने को मिलता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, लेकिन मोस्टली एनाइसोगैमस टाइप का देखने को मिलता है। अब ये होते क्या क्या हैं मैं बता दूं। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर का मतलब एक जैसे। ठीक है, तो यहाँ जो गैमीट्स होंगे वो कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। एनाइसोगैमस का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, तो मेल गैमीट बड़ा होगा, फीमेल गैमीट छोटा होगा। और ऊगैमस का मतलब होता है कि यहाँ पे मेल गैमीट मोटाइल होगा और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होगा और उस टाइप से यहाँ पे रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली एक प्लूरीलॉक्यूलर गैमीटेंजिया का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपने देखा प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया बनती है, सेम टाइप में प्लूरीलॉक्यूलर गैमीटेंजिया बनती है। ये यहाँ पे मैंने एक बनाया है, ये प्लूरीलॉक्यूलर गैमीटेंजिया है और इसमें बहुत सारे अंदर सेल्स बने हुए हैं। ये सभी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा और वो सभी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये प्लूरीलॉक्यूलर गैमीटेंजिया किस पे मिलेगी, हैप्लॉइड प्लांट पे मिलेगी। ठीक, तो जो हैप्लॉइड प्लांट होता है, जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया से बना है हैप्लॉइड प्लांट, उसी प्लांट के ऊपर प्लूरीलॉक्यूलर गैमीटेंजिया का फॉर्मेशन होता है और उसमें क्या बनता है, एक टाइप का मेगा गैमीटेंजिया होती है, यानी कि उससे बड़े बड़े, मेगा का मतलब बड़े और माइक्रो का मतलब छोटे। ठीक है, तो मेगा गैमीट्स बनते हैं जिसको हम फीमेल गैमीट भी बोलते हैं और एक यहाँ पे माइक्रो गैमीट बनते हैं जिसको हम मेल गैमीट कहते हैं। ठीक है, तो ये मेल गैमीट है। तो ये दोनों ही अलग अलग स्पोरेंजियस पे बनते हैं। मेगा गैमीटेंजिया पे मेल गैमीट, फीमेल गैमीट बनते हैं जिसको हम मेगा गैमीट बोलते हैं या फीमेल गैमीट कहते हैं, और ऐसे ही मेल गैमीट बनते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के गैमीट्स हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं।
अब इसमें होता क्या है, जो फीमेल गैमीट होता है वो एक जगह पे जाके सेटल डाउन हो जाता है और कुछ केमिकल रिलीज करता है। कुछ केमिकल रिलीज करेगा, वो सभी मेल गैमीट को अट्रैक्ट करेंगे और सारे मेल गैमीट्स वहाँ उसके चारों तरफ फॉर्मेशन ऐसे हो जाते हैं, चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं, आ जाते हैं उसके पास में उसी केमिकल के अट्रैक्शन में, और उसके बाद में एक क्लम्प बना लेते हैं। क्लम्प मतलब एक गुच्छा टाइप का वहाँ पे बन जाता है। इसी स्टेज को हम कहते हैं क्लम्प फॉर्मेशन। ठीक है, क्लम्प फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किस केमिकल की वजह से होती है, तो सेरेनिन एक केमिकल होता है जिसकी वजह से क्लम्प फॉर्मेशन होता है और ये एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें से कोई एक मेल गैमीट यहाँ पे फ्यूज़ कर जाएगा फीमेल गैमीट के साथ में, और फ्यूज़ करने के बाद में वो जो केमिकल होता है उसका उतना असर नहीं रहता है और बाकी के जो मेल गैमीट हैं वो यहाँ से हट जाते हैं, और फ्यूज़ करने के बाद में दोनों गैमीट आपस में अपने आप को जॉइंट कर लेते हैं और उसके बाद में एक जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये भी हमारा हैप्लॉइड सेल होती है और ये भी हैप्लॉइड सेल होती है, और जब ये दोनों फ्यूज़ करते हैं तो एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो जो फीमेल गैमीट होता है वो सेटल डाउन हो जाएगा लगभग 5 मिनट तक मूव करने के बाद में। ठीक है, और उससे एक वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं सेरेनिन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसका काम होता है सेक्सुअल अट्रैक्टेंट, यानी कि वो मेल गैमीट्स को अट्रैक्ट करेगा, और मेल गैमीट्स जो होते हैं लगभग 8 घंटे तक मोटाइल रहते हैं, यानी कि फीमेल गैमीट बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा लेकिन मेल गैमीट मूव करते रहेंगे ताकि वो इजीली अट्रैक्ट कर सकें। ये एक नेचर का फिनोमिनन है जिसकी वजह से इसे रिप्रोडक्शन आसानी से होता है। मेल गैमीट्स अट्रैक्ट होते हैं फीमेल गैमीट की तरफ में और एक क्लस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसके चारों तरफ, फीमेल गैमीट के, ये फीमेल गैमीट है, इसके चारों तरफ ऐसे क्लस्टर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं क्लम्प फॉर्मेशन। ठीक है, वो क्लम्प फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, लेकिन उसके बाद में सिर्फ एक ही मेल गैमीट फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट से, यानी कि एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस फीमेल गैमीट के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, यानी कि उससे जुड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें लगभग जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस में लगभग 20 सेकंड लगते हैं। बहुत छोटे टाइम की प्रोसेस है। ठीक है, 20 सेकंड में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, और फ्यूज़न के बाद में जो फीमेल गैमीट होता है वो अट्रैक्ट करना बंद कर देता है बाकी के सभी मेल गैमीट्स को, तो बाकी के सभी मेल गैमीट्स यहाँ से हट जाते हैं। सिर्फ वही एक मेल गैमीट जिसके साथ में वो फ्यूज़ हुआ होता है वही साथ में बना रहता है, और वो आपस में दोनों मिलकर एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और जाइगोट जो होता है वो 2 से 3 दिन बाद, जाइगोट को हम जाइगोस्पोर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाइगोस्पोर लिखा है, यहाँ जाइगोट लिखा है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। वो जाइगोट 2 से 3 दिन बाद में जमीनेट कर जाता है, और जमीनेट करने के बाद में एक डिप्लॉयड थैलस का फॉर्मेशन करता है। ये भी हैप्लॉयड है और ये गैमीट्स भी हैप्लॉयड हैं, लेकिन ये यहाँ पे डिप्लॉयड थैलस का फॉर्मेशन कर रहा है। अब हम इस पूरे को समझते हैं इसकी लाइफ साइकिल में। तो लाइफ साइकिल में जैसे मैंने बताया, एक एक्टोकार्पस का स्पोरोफाइट होता है और उससे एक स्पोरेंजिया बनती है। सबसे पहले जो मैंने बताया था यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया बनती है, जिसमें एक ही लॉक्यूल होता है, एक ही चैम्बर होता है। उसमें वहाँ पे मियोसिस मिलती है और फोर्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, उनमें फर्दर डिवीज़न होता है और बहुत सारे हैप्लॉइड जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। वो जू स्पोर क्या करेंगे, जमीनेट करेंगे और एक्टोकार्पस का गैमीटोफाइट बनाते हैं, यानी कि हैप्लॉइड एक्टोकार्पस प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसी हैप्लॉइड एक्टोकार्पस प्लांट के ऊपर प्लूरीलॉक्यूलर गैमीटेंजिया का फॉर्मेशन होता है, जो कि मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया। इस पे 2 टाइप के गैमीट्स मिलते हैं, एक होते हैं मेल गैमीट्स और एक होते हैं फीमेल गैमीट्स। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख सकते हैं आप, मेल फीमेल भी लिख सकते हैं। इनमें आपस में फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न के बाद में ये सभी हैप्लॉइड हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फ्यूज़न के बाद में यहाँ से एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट जो होगा वो फिर जर्मिनेशन के बाद में एक्टोकार्पस का स्पोरोफाइट बनाएगा।
ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये ऊपर की डिप्लॉयड फेज है, नीचे की हैप्लॉयड फेज है, और ये जो है ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया, ठीक है, और प्लूरीलोक्युलर गैमेटेंजिया, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। और एक्टोकार्पस में फिर यहाँ पे क्या होता है, एक प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक पार्ट है, लेकिन वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में प्ले नहीं होता है। और यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया भी आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, लेकिन फर्दर यहाँ से जो बनता है वो एक्टोकार्पस का गैमेटोफाइट ही बनेगा, ठीक है, स्पोरोफाइट नहीं बनेगा। स्पोरोफाइट किससे बनेगा, प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया से बनेगा, और इससे जो जो स्पोर बनेंगे वो कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, और जब ये जर्मिनेट करेंगे तो एक्टोकार्पस का स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी वैसे तो सिंपल था, आपने अगर सही से समझा होगा तो आपको समझ में आएगा होगा। और अगर इन केस आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपना कमेंट बताएं, और कोई प्रॉब्लम रही हो तो वो भी बताएं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।